एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल द शिक्षा जोन। तो फिर हम लोग तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर सीटेट 7 जुलाई 2024 की, जिस दौरान आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में ईवीएस के कुछ टैग वर्ड्स डिस्कस करने वाली हूँ। छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन अगर आप लोग पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड अगर आप लोगों को ईवीएस में अच्छा स्कोर करना है, ईवीएस में स्पेशली अगर आप लोग पैडागोजी में, इवन अगर आप लोग सिर्फ ईवीएस को ध्यान में नहीं रखे, बल्कि ये जो टैगवर्ड्स है इनको अगर आप लोग बाकी सारे सब्जेक्ट्स लाइक आप लोगों के जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत, या फिर जो सीडीपी वाला पोर्शन होगा उसके लिए, या फिर अगर आप लोग पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आप लोगों का सीडीपी हो या कोई भी लैंग्वेज वाला पोर्शन हो, तो उसमें आप लोगों को इक्वली हेल्प करेंगे। बट अगर स्पेशली बात करूँ तो ईवीएस के लिए है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये वीडियो जो है वो कॉमन होने वाली है। टैगवर्ड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ जो है वो पॉजिटिव टैगवर्ड्स लिखे हैं एंड यहाँ पर मैंने कुछ नेगेटिव टैगवर्ड्स लिखे हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टैगवर्ड्स को मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी, जिसकी बेसिस पर मैं आप लोगों के साथ में ये बता सकती हूँ कि हम किस तरीके से इन टैगवर्ड्स को यूज़ करके अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिपीटेटिवली पढ़ लेते हैं, बट फिर भी हम लोगों से क्वेश्चन के आंसर नहीं निकल पाते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन इतना बड़ा दे देते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ पाते हैं, ऑप्शंस को भी नहीं पढ़ पाते हैं, और हम लोगों को आंसर तक पहुंचना होता है। तो ऐसे टाइम पे अगर हम लोग कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैगवर्ड्स को ध्यान रखते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन को तो पढ़ के समझ सकते हैं, आंसर को भी निकाल सकते हैं, बट एक अगर हमारे पास में पर्टिकुलर वर्ड अगर हम लोगों को मिल जाए, तो हम उस आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा, वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, क्योंकि आजकल का जो सीटेट का पेपर है वो आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल कितना लेंथी सीटेट का पेपर आता है। एक तो उसके सीडीपी के एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस भी 4-4 5-5 लाइन में होते हैं। उसके अलावा हर एक क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है वो भी 2 से 3 लाइन। तो 4 क्वेश्चन लाइन की हो जाती है एंड हर क्वेश्चन के ऑप्शन के 3-3 ऑप्शन आप लोगों के जो है वो ऑप्शंस की हो जाती है। तो 4 लाइन इसकी और आगे जो है वो 12-13 लाइन जो है वो आप लोगों के ऑप्शंस की हो जाती है। इस तरीके से हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को लगभग 13 से 14 लाइनें कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाइनें या 10 तो आप लोगों को कम से कम देखने को मिलती ही है। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, और इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद जब हम ऑप्शन लास्ट ऑप्शन तक पहुँचते हैं, तब हम आंसर ही भूल जाते हैं। तो ऐसे में हम लोगों के पास में अगर नेगेटिव और पॉजिटिव टैगवर्ड्स हो, तो अगर हम लोग पूरी लाइन नहीं पढ़ के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद में अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ टैगवर्ड्स को पढ़ लें उस ऑप्शंस में से, तो हमारा आंसर जो है वो हम क्विकली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पॉजिटिव टैगवर्ड्स बताऊंगी, देन मैं आप लोगों को नेगेटिव टैगवर्ड्स बताऊंगी। तो फिर चलिए हम हमारे टैगवर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। ईवीएस के लिए वैसे ये स्पेशली होने वाले हैं, बट इक्वली हम सारे सब्जेक्ट्स को लिए इनको ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ पॉजिटिव वर्ड्स, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताऊं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है प्रोत्साहन। जैसे कि प्रोत्साहन का मतलब होता है, किसी भी बच्चे को अगर हम लोग, कोई भी बच्चा काम कर रहा है, मान लीजिए कोई भी बच्चा है, उसने कोई भी वर्क किया, चाहे वो होमवर्क हो, चाहे क्लास वर्क हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट बनाया हो, कोई भी डायरी बनाई हो, बच्चे ने क्रिएटिविटी के माध्यम से कुछ भी नया किया हो, तो हम उस बच्चे को क्या करेंगे, उस बच्चे को मोटिवेट करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे। यानी कि क्लासरूम के अंदर हमने सारे बच्चों को ऐसे बोल दिया कि देखिए ये बच्चा कितना अच्छा करके लाया है, इसके लिए आप सब लोग क्लैपिंग करो, तो ये एक तरीके का प्रोत्साहन है। बच्चा क्या होगा, बच्चा अंदर से खुश हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे के अंदर क्या आएगी, पॉजिटिविटी। तो ये हमारा क्या हो गया, एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया। उसके बाद में हम लोग देखेंगे अवलोकन। अवलोकन में क्या होता है, देखिए, मान लीजिए जैसे मुझे कोई भी चीज़ बतानी है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई भी किचन के बारे में चीज़ बतानी है, मुझे बताना है कि कोई भी काम, जैसे मान लो हम लोग किचन के बारे में बता रहे हैं, मान लो मैं बच्चे को भेलपूरी बनाने सिखा रही हूँ। तो अगर मुझे बच्चे को भेलपूरी बनाना सिखाना है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ बुक वाली जो मेथड होगी, जो विधि होगी, वो पढ़ के सुना देंगे। लेकिन अगर मैं बच्चे को बोलूँ कि आप लोग जो है वो जो भेलपूरी बेचने वाले होते हैं वहाँ हम लोग जाएंगे और हम लोग उसको देखेंगे, तो उस टाइम पे बच्चा क्या करेगा, बच्चा उसको भेलपूरी बनाने वाले को देखेगा, उसका अवलोकन करेगा, तो वो बच्चा डायरेक्टली सीख जाएगा। तो इस तरीके से अगर उस बच्चा वो उसको देखेगा ना, तो वो देख के डायरेक्ट सीख जाएगा। तो ये भी एक तरीके की पॉजिटिव बात होती है कि बच्चे ने देखा और वो डायरेक्ट सीख गया।
उसके बाद में हम लोग देखते हैं व्यापकता। व्यापकता का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को ब्रॉड तरीके से बताना। कि कभी भी कोई भी तरीके की अगर हम लोग बच्चे को टीचिंग करवाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है, हमें कभी भी शॉर्टकट का यूज़ नहीं करना है। बच्चे को हर चीज़ जो है, जैसे हम मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, मैथ्स की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व है, तो हम बच्चे को ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप इसको इसी मेथड से करो। नहीं, हम बच्चे को मल्टीपल वेज बता देंगे कि आप इस चीज़ को इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से। एक ही बच्चे को अलग-अलग तरीके में जो है वो अलग-अलग डोमेन्स में उसका क्या करेंगे, उसको व्यापक कर देंगे, उसको फैला देंगे, उसका विस्तार कर लेंगे। तो बच्चा जब उस चीज़ का विस्तार करेगा, उसको जब व्यापक तरीके से सीखेगा, तो वो बच्चे को चीज़ जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। उसके बाद में हम लोग देखेंगे अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब क्या होता है? अन्वेषण का मतलब होता है खोजबीन करना। जैसे कि मान लीजिए बच्चा अगर हमसे पूछे कि कोई भी चीज़ जो है वो किस तरीके से होती है, तो जैसे मान लीजिए हम लोगों को बच्चे ने पूछा कि जो रोटी है वो क्यों फूलती है। तो रोटी क्यों क्यों फूलती है, इसका रीज़न मान लीजिए बच्चे को नहीं पता है, तो हम बच्चे को क्या बोलेंगे कि सबसे पहले तो आप जो है वो रोटी किस तरीके से सिकती है उसको देखने की कोशिश करिए। रोटी के अंदर जो है वो क्या ऐसा चीज़ मिक्स हो जाती है, आप उसकी खोज करने की कोशिश करिए। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे ने हमसे पूछा, हमने बच्चे को बोला आप जाओ और खुद से ही इस चीज़ की खोज करने की कोशिश करो। तो जब बच्चा उस चीज़ की खुद से कोशिश करेगा, खुद से दिखेगा, खुद से अन्वेषण करने की कोशिश करेगा, तो वो बच्चा खुद ब खुद सीख जाएगा। हमको उस बच्चे को समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला हम लोग देखते हैं पर्यावरण की सुरक्षा का भाव। देखिए, अगर हम ईवीएस के बारे में बात करें, तो ईवीएस में सबसे मेन पॉइंट, अगर हम पेडागोजी की बात करें, तो हमारा मेन पॉइंट आता है कि हम लोग एनवायरनमेंट को किस तरीके से जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग ईवीएस पढ़ते हैं, तो ईवीएस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पर्यावरण की सुरक्षा। तो अगर ईवीएस की पेडागोजी में आप लोगों को कहीं पर भी वर्ड दिख जाए पर्यावरण की सुरक्षा का भाव, तो वहां पर आप लोगों को डायरेक्ट टिक लगा देना है। सोचना नहीं है, कुछ भी समझना नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है, बिना सोचे समझे आप टिक कर दीजिए, आप लोगों को डायरेक्ट आंसर मिल गया, ऐसा हम समझ सकते हैं। क्योंकि जब पर्यावरण पढ़ रहे हैं, तो पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखना भी हमारे अंतर्गत ही आता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं खोजने का अवसर। देखिए, खोजने का अवसर, अगर बच्चा, जैसे मान लीजिए हम कोई भी काम है, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को बच्चे ने पूछ लिया कि जब हम सुबह उठते हैं, तो जो पौधा होता है उसकी पत्तियां जो होती है उसके ऊपर पानी दिखता है। तो अब एक तो बच्चा हम लोगों से पूछेगा, तो मान लीजिए हम उसको बता दें कि हाँ, यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जिस दौरान वाष्प जो होती है उसका उत्सर्जन होता है, जो पानी के रूप में यहाँ पर जमा हो जाती है। अगर मैं उसको इस तरीके से बताऊं, तो शायद से उसको इतना ना समझ आए। लेकिन मैं अगर उस बच्चे को बोलूँ कि आप लोग खुद जाइए और पेड़ पौधों के कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करिए, खुद खोजने की कोशिश करिए, तो बच्चा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा, 1-2 लोगों से पूछेगा, गूगल करेगा, और भी 4-5 लोगों से पूछेगा, फ्रेंड सर्कल से पूछेगा, पेरेंट्स से पूछेगा, टीचर से पूछेगा। उसको समझ आएगा कि इसका मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, रात को पॉलीथीन लगा के रखता हूँ, तो फिर मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ, इसके पेड़-पौधों के अंदर से कुछ-कुछ पानी की बूँदें निकलती हैं, उसके कारण जो है इसके ऊपर पानी जमा हो जाता है। तो बच्चे ने क्या किया? खोज किया। बच्चे को हमने खुद ने उसको अपॉर्च्युनिटी दी कि जाओ आप खुद करो। तो जब बच्चा खुद अपने हैंड ऑन एक्सपीरियंस करेगा, तो बच्चा खुद ब खुद सीख जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि बच्चे को हम अपॉर्च्युनिटी देंगे, खोजने का तो अवसर देंगे, लेकिन बच्चे को सीखने का भी अवसर देंगे। कई बार क्या होता है कि क्लासरूम में हम लोगों को पता है कि एक कोई भी क्लासरूम होती है, उसमें हर तरीके के बच्चे होते हैं। चाहे वो इंटेलिजेंट बच्चे हो, चाहे वो वीक बच्चे हो, चाहे वो अलग-अलग बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे हो, अलग-अलग स्ट्रीम्स में सब्जेक्ट के ऐसे कोई बच्चे होते हैं जिनको किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, कभी कोई बच्चा होता है जिसको किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है। तो कई बार कोई बच्चा होता है, वो जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है, उसको एसएसटी में इंटरेस्ट है, उसको हिस्ट्री में ही मज़ा आता है, उसको मैथ्स में मज़ा ही नहीं आता। जब हम उसको मैथ्स करने के लिए देते हैं ना, तो वो बोलता है कि मुझे तो मैथ्स पढ़ना ही नहीं है, मुझे तो हिस्ट्री में ही मज़ा आता है, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हिस्ट्री पढ़ूँगा। तो उस टाइम पे हम बच्चे को क्या बोलेंगे कि नहीं, हमको तो भई बच्चे को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, तो हम बच्चे को क्या बोलेंगे कि आप लोग मैथ्स को ट्राई करो। मैथ्स को आप लोग 1 बार करो, 2 बार करो, हम उस बच्चे को अपॉर्च्युनिटी देंगे कि वो काउंटिंग सीखे, ऐसा हम उसको एक्टिविटी करने के लिए देंगे। तो जब हम उसको एक्टिविटी करने के लिए देंगे, उसको खुद को जब हम सीखने के लिए देंगे, तो बच्चे का माइंड एक्टिव हो जाएगा। बच्चे का माइंड जो है वो इंस्टेंट क्लिक करेगा, और बच्चा जो है वो हाथों हाथ ही उस चीज़ को करने की कोशिश करेगा। बच्चे में एक अलग तरीके का इंटरेस्ट जागेगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न करना। देखिए, प्रश्न करने का मतलब यहाँ पर ये है
कि कोई भी बच्चा है जो पढ़ रहा है, वो जितने ज़्यादा क्लासरूम के अंदर क्वेश्चन करेगा, वो बच्चा उतना ज़्यादा माइंड से एक्टिव होगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। मान लीजिए कई बार क्या होता है, क्लासरूम के अंदर कोई भी बच्चा एक क्वेश्चन पूछता है, एक बारी में तो टीचर उसका आंसर दे देता है, लेकिन अगर दूसरी बार पूछे तो टीचर जो है वो चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं कि आपको एक बार समझ में नहीं आया, हमने आपको एक बार बता दिया, आपका ध्यान नहीं है क्लासरूम में। ऐसा नहीं है। जो बच्चा जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब है कि वो बच्चा क्लासरूम में अनएक्टिव नहीं है, उसका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं था। इसका मतलब ये है कि उस बच्चे ने उस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दिया है। तभी तो उसके माइंड में इतना फटाफट से क्लिक हुआ है, उसके माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस बने हैं। इसका मतलब तो यही हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बच्चा आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश करता है, तो वो बच्चा बहुत एक्टिव है, उसका माइंड बहुत एक्टिव है और वो बच्चा उस काम को करने में सक्षम है और उस बच्चे को वो चीज़ समझ में आ रही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एकीकृत विषय। एकीकृत विषय का मतलब क्या होता है? देखिए, मान लीजिए हम लोग कोई भी बच्चे को जो है वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो हम बच्चे को क्या बोलेंगे, जैसे कि हम लोगों ने मान लीजिए बच्चों को जो है वो साइंस पढ़ा रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, साइंस में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, अब बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे करना है। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन को अगर हम लोग जो है वो साइंस को अगर हम लोग मैथ्स से कनेक्ट करते हैं, उसको ऐसे बोले कि आप लोग जो है वो साइंस के सब्जेक्ट को न्यूमेरिकल मत समझो, आप लोग इसको जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन समझो। आप उस सब्जेक्ट को उस सब्जेक्ट से कनेक्ट कर लो। कई बार हम लोग देखते हैं, हिंदी विषय होता है तो हिंदी विषय में हम लोगों को विज्ञान से संबंधित भी चीज़ें दिखती है। विज्ञान जो होती है, विज्ञान में हिंदी भाषा में लिखा हुआ होता है, भाषा की बात होती है। जैसे साइंस होता है तो साइंस में भाषा की बात होती है, जिसमें बहुत बार पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें होती है। तो जब कोई भी बच्चा किसी एक सब्जेक्ट को किसी दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके सीखेगा, तो वो बच्चा और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। तो इसी तरीके से कोई भी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ में कनेक्ट करना और कनेक्ट करने के बाद में उस बच्चे को उस सब्जेक्ट से पढ़ाना, तो देख सकते हैं कि वो बच्चा कितना जल्दी से सीख पाएगा। टैग वर्ड्स हो सकता है प्रश्न करना। जैसे प्रश्न करने के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं एकीकृत विषय, तो ये भी हमारा हो चुका है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं प्रकृति से संबंध। भाई ईवीएस है, एनवायरमेंट स्टडी है, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड तो होनी चाहिए। एनवायरमेंट का मतलब ही क्या होता है? प्रकृति होता है। तो अगर कोई भी चीज़ जो नेचर से रिलेटेड है, जैसे फ्लावर हो गया, प्लांट्स हो गया और हमारा जो ब्रह्मांड हो गया, इससे रिगार्डिंग है, ह्यूमन नेचर हो गया। अगर ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे नेचर से रिलेटेड होती है, अगर वो चीज़ आ रही है और एक पॉजिटिव वे में अगर हम लोगों को क्वेश्चन में बताया जा रहा है, तो मतलब वो आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद में आता है दत्त कार्य। दत्त कार्य का मतलब होता है कि कोई भी काम जो हम बच्चे को दे रहे हैं, जो बच्चा कर रहा है, जैसे कि होमवर्क हो गया, असाइनमेंट हो गया, तो वो हम किसके लिए देते हैं? ताकि एक तो बच्चा जो है वो खुद से करने की, बच्चे की जो लर्निंग करने की, खुद को करने की एक प्रैक्टिस उसके अंदर बिल्डअप हो, बच्चा खुद से कर पाए और कोई भी काम जो है वो हम काम जो भी बच्चे को दे रहे हैं, वो अगर बच्चा कर रहा है, तो मतलब वो बच्चा एक्टिव है। चाहे उसने कैसा भी किया हो, उसने अच्छा किया है, बुरा किया है, बहुत अच्छा किया है, नहीं करना ये गलत बात है, लेकिन अगर दिया है और कुछ भी किया है तो मतलब ये पॉजिटिव वर्ड है। दर्द कार्य यानी कोई भी काम, चाहे असाइनमेंट हो, कुछ भी दे रहे हैं, लिखने के लिए दे रहे हैं, कुछ भी लर्न करने के लिए दे रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव बात होती है। उसके बाद में एक टैग वर्ड हम लोगों को देखने को मिलता है, क्रियाशीलता। देखिए, कोई भी तरीके की क्रियाशीलता, एक तो 2 तरीके से हम क्रियाशीलता को देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है छात्र क्रियाशील होता है, एक होता है टीचर का क्रियाशील होना। देखिए, कोई भी चीज़ जो सीखना चाह रहा है, उसका क्रियाशील होना ज़रूरी है। अगर बच्चे को सीखना है, तो बच्चे को एक्टिव होना होगा, टीचर को सीखना है, तो टीचर को एक्टिव होना होगा। अगर क्लासरूम के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चा एक्टिव है, टीचर एक्टिव नहीं है, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा कि बस सिर्फ़ बच्चा तो चाह रहा है सीखना, लेकिन टीचर सिखाना ही नहीं चाह रहा है। और अगर ऐसा क्लासरूम जिसके अंदर टीचर तो बहुत कुछ सिखाना चाह रहा है, लेकिन बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लासरूम हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर बच्चा एक्टिव हो, बच्चे का माइंड एकदम क्लिक करने, क्वेश्चन ऐसा हो, कोई भी पढ़ाने का मेथड हमारा ऐसा हो कि बच्चे को कुछ भी पढ़ाए तो बच्चे का माइंड जो है वो एक्टिवली क्लिक कर जाए और बच्चा उस चीज़ को बहुत आसानी से सीख जाए।
अगला हमारा टैग वर्ड आता है वास्तविक अनुभव। वास्तविक अनुभव का मतलब होता है, मान लीजिए हम लोग कोई भी बच्चे को टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को एटीएम के बारे में। अब बच्चे को बताना है कि एटीएम से पैसे कैसे निकालते हैं। तो एक तो मैं बच्चे को मेथड बता दूं कि पहले हम एटीएम जाते हैं, फिर हमारे पास में एक कार्ड होता है, हम कार्ड को पहले उसके अंदर फिल करते हैं, फिर हम पिन कोड डालते हैं, फिर हम हमारा अमाउंट डालते हैं। इस तरीके से हम लोगों को पैसे एंड स्लिप, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम लोगों से वहां से मिल जाती है। एक तो मैं बच्चे को बोल के बताऊं, और दूसरा अगर मैं बच्चे को खुद को एटीएम ले जाऊं और डायरेक्ट उसको मैं ऐसे निकाल के बताऊं कि देखिए मैंने ये प्रोसीजर किया, तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने रियल लाइफ से कनेक्ट कर दिया उस चीज को। तो एक तो हम कोई भी चीज उसको बताते हैं बोल के, और एक हम उसको वास्तविक अनुभव कराते हैं। तो ये चीज पॉजिटिव होती है कि हम उस बच्चे को उस चीज को वास्तव में अनुभव करवा रहे हैं। बच्चे ने देखा, बच्चे ने सीख लिया। एक हम बोल के बताते तो बच्चे का माइंड इतना एक्टिव नहीं हो पाता है, बट अगर हम बच्चे को एक्चुअल में उस चीज को करवाते हैं तो वो बच्चा फटाफट से सीख जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक अनुभव। एक होता है प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक का मतलब वही होता है आप लोगों के, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, बच्चे के हिसाब से क्लासरूम होना चाहिए, क्लासरूम के हिसाब से बच्चा नहीं होता है। तो इसी को हम लोग प्रजातांत्रिक बोलते हैं। यानी कि कुल मिला के एक्टिव कौन होना चाहिए, बच्चा। सेंटर में कौन होना चाहिए, बच्चा। बच्चा एक्टिव होना चाहिए, बस। इसी को हम लोग प्रजातांत्रिक, क्योंकि प्रजा तो बच्चा है भाई, टीचर तो एक तरीके से किंग हो गया ना क्लासरूम का, तो यहाँ पे प्रजा है तो प्रजातांत्रिक, यानी बच्चा जो बोलेगा वही होगा, राइट। उसके बाद में हम लोग देखते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री का मतलब होता है, कई बार हम लोग क्लासरूम के अंदर ऐसी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सुनने पर से या पढ़ने पर से समझ में नहीं आती है। बट अगर उसको, उसी चीज को अगर हम लोग जो है वो सुन के, सुनने वाली चीज़, लाइक हम लोगों ने रेडियो लिया है क्लासरूम के अंदर, हम लोग जो है वो टीवी लगा रहे हैं, प्रोजेक्टर लगा रहे हैं, या फिर कोई भी एक ऐसे ऑडियो विजुअल चीज़ें होती है जो सुनाई देती है, जिससे पिक्चर दिखती है, एनिमेशंस होते हैं। अगर हम लोग इन सारी चीज़ों से बच्चे को सिखाने की कोशिश करें तो बच्चा जो है वो उस चीज़ को आसानी से सीख पाएगा। तो श्रव्य दृश्य सामग्री जो होती है वो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिससे बच्चा एक्टिव होता है और बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाता है। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, परियोजना यानी कि योजना बनाना। जैसे कि हम लोग बनाते हैं ना, टीचिंग प्लानिंग बनाते हैं कि कौन सी, जैसे कि एक क्लासरूम होता है, तो क्लासरूम के अंदर हम लोगों को पता है कि बहुत तरीके के बच्चे होते हैं। उस टाइम पे टीचर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का जो है वो लेसन प्लान बनाता है, कि भाई हर तरीके के बच्चे को एक ही तरीके के लेसन प्लान से पढ़ाएंगे। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। बच्चे, हमारी योजना एंड बच्चे की योजना, दोनों की योजना इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे को जो है वो कोई भी काम दे देना, तो इससे क्या होगा, बच्चा एक तो एक्टिव होगा, बच्चा उस काम को करेगा, कैसे करना है इसके बारे में सोचेगा, खुद को नहीं पता होगा तो और चार लोगों से पूछेगा, जब पूछेगा तो एक तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी पूछने की, कुछ उस काम को कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस होगी, सोशल हो पाएगा बच्चा। सोसाइटी में हम किस दूसरे से किस तरीके से बात करें, किस तरीके से दूसरे की मदद करें, और किस तरीके से दूसरे के काम पड़ने पर मदद लें, तो ये सब बच्चा जो है वो उस चीज से सीख पाएगा। नेक्स्ट आता है हस्तपरक अनुभव। हस्तपरक अनुभव का क्या मतलब होता है कि बच्चा कोई भी काम अगर अपने हाथों से कर रहा है, स्वयं से कर रहा है, तो वो बच्चा एक्टिव है। ये आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा, और इसको आप लोग जो है वो राइट आंसर में लगा सकते हैं। उसके बाद में पॉजिटिव पॉइंट व लास्ट पॉइंट आता है बार बार मिस्टेक करना। अगर कोई भी बच्चा है किसी क्लासरूम के अंदर बार बार मिस्टेक करता है, तो हम बच्चे को क्या करते हैं कि डांटते हैं कि तेरे को एक बार में समझ में नहीं आया क्या, ऐसा नहीं होता है, ऐसा करते हैं नहीं। अगर बच्चा बार बार मिस्टेक कर रहा है तो मतलब वो बच्चा जो है वो और ज्यादा एक्टिव है, तभी तो उसको मिस्टेक, भाई उसने किया तो सही। अगर मिस्टेक की है तो हम ये भी तो सोचे कि उस बच्चे ने कोशिश तो करी। अगर वो बच्चा कोशिश ही नहीं करता तो क्या वो बच्चा कर पाता, नहीं। तो उस बच्चे ने कोशिश करी है, तो ये ही बहुत बड़ी बात है। तो बच्चा अगर बार बार मिस्टेक कर रहा है तो हमको उसकी पॉजिटिविटी लेनी है कि बच्चे ने काम किया, लेकिन बच्चे ने काम किया तो सही। तो ये भी हमारा पॉजिटिव पॉइंट। अगर ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर आप लोगों को एग्जाम में दिख जाते हैं, तो आप लोगों को बिना सोचे समझे जो है वो राइट आंसर पे क्लिक कर देना है, वही आपका आंसर राइट होगा और आप उसी को सही मानेंगे। उसके बाद में हम ईवीएस के कुछ नेगेटिव टैगवर्ड्स देखेंगे। नेगेटिव टैगवर्ड्स हालांकि नहीं है, बट फिर भी नेगेटिव टैगवर्ड्स देखना जरूरी है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में इस तरीके के वर्ड्स दिख जाए, केवल, मात्र, सिर्फ, ही, सीमित, यानी इस तरीके के वर्ड्स दिख जाए, तो मतलब आप समझिए कि ये आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि ये वर्ड ही एक जो है वो नेगेटिविटी उस क्वेश्चन के अंदर पैदा करते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस को गलत करवाते हैं।
उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि बच्चे को सीमित रखना। देखिए ये जो वर्ड होता है वो बहुत गलत है। आप बच्चे को सीमित नहीं रख सकते। आप बच्चे को ऐसे नहीं बोल सकते कि आपको मैथ्स है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मैथ्स पढ़नी है, नहीं। आप मैथ्स के साथ-साथ में आप उसको जो है वो रीज़निंग भी पढ़ा सकते हैं। आप उसको फिज़िक्स भी करवा सकते हैं। उसी पॉइंट पे, उसी एक टर्निंग पॉइंट पे आप उसको और सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ा सकते हैं। हिंदी का मान लीजिए कोई भी टॉपिक आ गया, तो आप हिंदी को जैसे मान लीजिए कोई आप मीराबाई पढ़ा रहे हैं, तो आप मीराबाई की थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी बता दीजिए, तो बच्चे का हिस्ट्री वाला पॉइंट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। राइट? तो इस तरीके से बच्चे को हम लोगों को कंट्रोल में नहीं रखना है कि हिस्ट्री तो सिर्फ हिस्ट्री, हिंदी तो सिर्फ हिंदी नहीं। एक सब्जेक्ट को अलग-अलग सब्जेक्ट्स के साथ में कनेक्ट करके हम लोग पढ़ा सकते हैं। उसके बाद में आता है कंठस्थ करना, यानी कि याद करना। कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए हम लोग को दोहे याद करवाने, तो हम क्या बोलते हैं कि आप कल जाना और घर से दोहे याद करके आना। तो ऐसे में बच्चा रट-रट के आता है और बच्चे को याद नहीं रहता है। फिर हम जब जब बच्चा दूसरी बार क्लासरूम के अंदर आता है, तो हम बच्चे को डाँटते हैं कि तुझे इतना सा काम दिया था और तुझसे ये भी नहीं हुआ। नहीं, हम लोगों को क्या करना है, इस तरीके की चीज़ें, जैसे मान लीजिए क्लासरूम के अंदर बच्चा आया, तो सब बच्चे खड़े होते हैं, क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर। इस तरीके से हमको पता है कि एज़ अ रिचुअल होता है स्कूल्स में बोलने का। तो उस टाइम पे अगर आप लोग एज़ अ हिंदी टीचर है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि भई मैं जैसे ही क्लासरूम में आऊँ, आप लोग गुड मॉर्निंग की जगह कोई भी एक चौपाई बोल दीजिए, कोई भी एक दोहा बोल दीजिए। संस्कृत के टीचर है तो आप कोई भी एक सुभाषित बुलवा दीजिए। हिंदी के टीचर, जैसे साइंस के टीचर है तो आप कोई भी 5 फ़ॉर्मूले बुलवा दीजिए। मैथ्स के हैं तो कोई भी फ़ॉर्मूले, टेबल्स कुछ भी बुलवा दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चे का फ़ॉर्मूला, टेबल, जो भी हम बच्चे को करवा रहे हैं वो याद भी हो जाएगी और टीचर का खड़े होके सम्मान भी हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें हो जाएगी। तो इससे बच्चा रटेगा भी नहीं, बच्चे को वो चीज़ याद भी हो जाएगी और बच्चे पर लोड भी नहीं पड़ेगा। उसके बाद में आता है व्याख्या करना। व्याख्या यानी कि कोई भी चीज़ की हम व्याख्या करें ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि अगर बच्चा उस चीज़ को एक्टिवली देखे तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर कोई भी बच्चा, अगर बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, अगर हम उसको एक्टिवली पढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बच्चे के सामने डायरेक्ट व्याख्या कर रहे हैं कि भई ये मीराबाई के दोहे हैं और मैं इसको आप लोगों के सामने पढ़ा रही हूँ, तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बच्चे को गीत गाते-गाते, उनको एन्जॉयमेंट कराते-कराते उनको याद करवा देंगे, समझा के अच्छे से एकदम जॉयफुल मोमेंट एकदम क्रिएट करके, तो बच्चा शायद से सीख पाए। तो ये एक पॉइंट होता है कि हम बच्चे को किस तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो बच्चे का माइंड एक्टिव होगा, उसका माइंड क्लिक करेगा, वो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। रटने वाला पॉइंट मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रटना तो बच्चे को बिल्कुल भी रटवाना नहीं है। ये कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स थे, अगर आप लोग इन टैग वर्ड्स को ध्यान में रखते हैं तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है जिसको आप लोग 1 मिनट में कर पा रहे हैं ना, यानी 60 सेकंड में, तो आप देखेंगे टैग वर्ड पढ़ने के बाद में आप उस क्वेश्चन को 40 से 45 सेकंड के अंदर जो है वो सॉल्व कर पाएँगे। और जितनी ज़्यादा आप लोग इन टैग वर्ड्स को ध्यान रखने के बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैं भी मेरे चैनल पर सीडीपी की हिंदी की पेडागोजी की क्लासेस चला रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताती भी हूँ कि देखिए इसमें जो है वो नेगेटिव टैग वर्ड है तो ये हट गया, इसमें पॉजिटिव टैग वर्ड है तो ये अपने आप जो है वो सही होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो टैग वर्ड्स याद होते हैं ना, तो जो क्वेश्चन होता है, एक तो वो आसानी से सॉल्व हो जाता है, दूसरा टाइम आप लोगों के जो है वो बचत हो जाती है। तो ये कुछ-कुछ बातें थी और ईवीएस के लिए साथ-साथ में मैं आप लोगों के साथ में बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी जो है वो टैग वर्ड्स लेकर आऊँगी। एंड आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत भी लगती है और बहुत मोटिवेशन भी मिलता है आपके एक लाइक से, राइट? और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें और आप लोगों की सीटेट की प्रिपरेशन कैसे चल रही है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।